श्वेता दीप्ति को आवाज़ दे रही हूँ। स्वागत आप सभी का, सचमुच अमूल्य समय दिया है आपने। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, विशेष अतिथि महोदय, सभी का मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत मैं आप सभी का हृदय तल से कर रही हूँ। कल, परसों और आज ये 3 दिन बिल्कुल एक पर्व की तरह हमारे लिए रहा। कुछ चेहरे कल भी थे, परसों भी थे और आज भी हैं। कुछ हमारे स्थानीय अतिथि हैं जो आज इस सभा को सुशोभित कर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कम समय में, कम जानकारी में आपने आने का कष्ट किया, क्योंकि अतिथि के बिना किसी भी कार्यक्रम की पूर्णाहुति तो समझ में नहीं आती, उनके बिना सब अधूरा रह जाता है। आपका साथ, आपकी उपस्थिति वही हमें बल देती है कि हम आगामी समय के लिए भी कुछ सोच पाते हैं कि हमें आगे भी कुछ करना है। आज हिमालयनी के सफ़र के बारे में थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूँगी। हिमालयनी का 25 वर्ष इतना आसान नहीं था ये सफ़र। इसका अंदाज़ा हमारे नेपाल से जो हैं वो लगा सकते हैं बखूबी। हिंदी पत्रिका का संचालन करना अपने आप में एक दुरूह कार्य है उस जगह जहाँ की भाषा हिंदी को नहीं मानी जाए। मैं कह रही हूँ नहीं मानी जाए, पर सच ये है कि हिंदी नेपाल की भी भाषा है। बावजूद इसके हिंदी को हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहनी पड़ी है। यह बताते रहना पड़ा है कि नहीं, मैं यहाँ की भी हूँ। 25 वर्ष पहले इसकी जब स्थापना हुई थी, हिंदी केंद्रीय विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर किशन मिश्र, उनके निधन के पश्चात उनके कुछ छात्र, उनके पुत्र, उनके अंदर की एक उनके प्रति ये श्रद्धांजलि थी कि जो हिंदी के योद्धा रहे, जिन्होंने हिंदी के लिए अपना समय गुजार दिया, उस समय उन्हें हिंदी के लिए या उनके लायक, उन्हें जो सम्मान, उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था, उसकी कमी रह गई थी। एक विद्वान चला गया हिंदी के लिए। उसके बाद ये अंदर इच्छा उठी, और मैं इसके लिए आज के समय में शायद माता पिता के लिए वो अंदर भावना ना होती हो कि माँ पिताजी क्या कर रहे हैं, क्यों दिलचस्पी लें, लेकिन मैं इसके लिए हिमालयनी के प्रबंध निदेशक इंजीनियर सच्चिदानंद मिश्र जी की उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि अगर आज यह समय इतना कठिन है तो आज से 25 वर्ष पहले का समय कैसा रहा होगा। उस समय इस पत्रिका की शुरुआत हुई और एक प्रिंट मीडिया में जो अभी का दौर बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है, तो हमें लगता है कि सब कुछ तो हमारे मोबाइल में है। पत्रिका खरीदा जाए, उसको पढ़ने की जहमत उठाई जाए, क्यों करना। बावजूद इसके जब आपकी कोई भी पत्रिका आपके हाथ में होती है तो वह एक पूरे समुदाय, आप वैश्विक स्तर पर उस चीज़ को अपने हाथ में महसूस कर रहे होते हैं और वो एक धरोहर बन जाती है। इस नाते पुस्तक संस्कृति पर जो एक गहराता संकट है, जिसके प्रति भी हमेशा विमर्श होती है कि क्या कल ये प्रिंट मीडिया चला जाएगा, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। मोबाइल आपको एक क्षण के लिए उस चीज़ से मिलवाता है, दूसरी बार जब आप सर्च करते हैं फिर वो आता है, लेकिन आप उसे संभाल के नहीं रख सकते। तो हिमालयनी नेपाल के संदर्भ में, नेपाल के जो यहाँ का माहौल रहा, आप सभी जानते हैं कि नेपाल में राजतंत्र था। आज हम प्रजातंत्र में सांसें ले रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन राजतंत्र में किसी भी चीज़ को स्थापित करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त की एक मानसिकता होती है कि जनता जितनी नासमझ होगी, आपकी सत्ता पे पकड़ उतनी अधिक होगी। कमोबेश यह स्थिति आज भी है। फिर भी आज एक चेतनशील समाज में हम जी रहे हैं। अपनी बातों को कहने का, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का हमारे पास स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे समय में हिमालयनी का प्रकाशित होना, हिमालयनी के पहला ही जो अंक निकला उसके आवरण पे ही विवाद उठना, और हमारे भारत से बहुत अतिथिगण हैं जिन्हें नेपाल की भौगोलिक स्थिति पता नहीं होगी कि हम
हिमाल, पहाड़ और तराई इन 3 भूखंडों में रहते हैं। तो बहुत हद तक जो हिमाल का क्षेत्र है वो बहुत दुर्गम, पिछड़ा हुआ, पहाड़ के क्षेत्र में अभी आप लोग हैं, और तराई, मधेश, वह समतल भूमि जो बहुत हद तक हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति को एक जैसा बनाता है, जहाँ जाके आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप किस धरती पे हैं। तो ये आप भी जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल देश है, बावजूद इसके हर प्रांत की अपनी समस्याएं हैं। हर प्रांत के लोग दूसरे प्रांत से कभी कमतर, कभी विशेष आके जाते हैं। वह स्थिति कमोबेश यहाँ भी है कि मधेश और तराई और पहाड़ में जो एक परिवर्तन की लहर हुई, क्योंकि मधेश के लोगों को वह स्थान नहीं मिला जो वो चाहते थे। उस लड़ाई का जो इतिहास रहा, हिमालिनी उसकी भी साक्षी बनी। राजतंत्र से प्रजातंत्र का जो परिवर्तन हुआ, हिमालिनी उसकी भी साक्षी बनी। और पिछले कुछ वर्षों पहले जब ये प्राकृतिक आपदा से हम लोगों ने जिस तरह जूझा, हमारी जो हालत थी, हिमालिनी उसकी भी साक्षी बनी। सच कहूँ तो यह 25 साल एक धरोहर के रूप में मैं मानती हूँ कि हिमालिनी ने उसे संजोया है, उसे संरक्षित किया है, उसका संवर्धन किया है, जो आप जब कभी उसे जानना चाहें, समझना चाहें तो उसको महसूस कर सकते हैं। साथ ही हिमालिनी के लिए 2 शब्द और कि ये भारत और नेपाल के बीच एक सेतु बंध का काम करती रही। भारत से हमारी हमेशा शिकायत रही कि नेपाल से वह बहुत अपरिचित है, यहाँ के माहौल से, यहाँ की परिस्थितियों से, यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण जो भी बदलाव होता है उससे। लेकिन उसको पहचान करवाने में हिमालिनी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान किया। आप यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, यहाँ तक हिमालिनी की पहुँच है। हिमालिनी को पढ़ने वाले हैं और नेपाल को उसके माध्यम से समझने वाले भी हैं। यह हमारी इन 25 वर्षों की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज उसी रजत जयंती वर्ष पर बहुत कम समय में जब हमें लगा कि हमारे भारत से अतिथि आ रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ से परिचित करवाया जाए, जिसके तहत आप सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया। इसलिए हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही हमारे नेपाल के जो लोग हैं और नेपाल से जुड़े हुए जो मुझे सुनेंगे बाद में भी, तो उनकी अगर ये शिकायत है कि हिमालिनी के हिंदी पत्रकारिता इतनी सहज नहीं है नेपाल में, तो हमें भी याद करना चाहिए। तो अभी यह साल हिमालिनी का रजत वर्ष है, हम आगे भी जुड़ेंगे और उन्हें भी ज़रूर बुलाएंगे। इसके साथ ही पशुपतिनाथ की यह धरती, जनक नंदिनी सुता की यह धरती, बुद्ध की इस धरती पर आपका पुनः स्वागत है। और मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लूँगी कि आप और हम ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही जुड़ते रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग और संबल का साथ निभाते रहें। धन्यवाद। इससे पहले कि इनकी और भी बहुत सी कृतियाँ आ चुकी हैं, जैसे कि अनुभूतियों के बिखरे पल कविता संग्रह है, मोदियाइन जो कि भोजपुरी भाषा में अनुदित है, उषा प्रियमदा का कथा जगत और नारी त्रासदी शोध पुस्तक है, नारी जीवन विगत से वर्तमान विश्लेषण है, विविधा समीक्षा है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक हिंदी कविता की परंपरा, एक अनुशीलन का प्रकाशन भी हो चुका है। मैं एक बार फिर से आप सबों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। मेरे लिए यह बहुत ही अनुपम दृश्य रहा है कि मैं पहले भी मैम की जो पहली कविता संग्रह छपी थी अनुभूतियों के बिखरे पल, मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था कि मैंने उस किताब की समीक्षा की है। और आज आप लोग फिर से मैम को सुनेंगे इस पुस्तक को उनके लिखने के, क्योंकि देखिए पुस्तक एक दिन में नहीं लिखा जाता है, बहुत दिन में लिखी जाती है और उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, खुशियां, गम सब कुछ आते हैं। मैं एक बार श्वेता मैम को आवाज़ दे रही हूं कि अपने बारे में, अपनी इस पुस्तक के बारे में हमें बताएं। पहली बात तो मैं आज मंचासीन हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। शेष होते शब्द, इस शब्दों को जब मैंने गुथा और जब मैंने इसे प्रकाशन की बात सोची थी, तो उसके बाद अचानक पूरे विश्व का जो परिदृश्य बदला, सब कुछ हम लोग कैद होके रह गए थे। उस कैद होने के समय में पिछली बार ये किताब आई, मैं इसको औपचारिक रूप से जो आज मैं करवा रही हूँ वो पहले करवा नहीं पाई।
पुस्तक मेरी 2021 में ही आई थी और शीर्षक पे बहुत लोगों ने कहा कि शेष होते शब्द क्यों, क्योंकि शब्द कभी शेष नहीं होते। अगर हम इंसान हैं तो हमारी भावनाएं हमारे अंदर जीवित रहती हैं। तो जब भावनाएं हैं तो शब्द तो खुद ब खुद हमारे अंदर जिंदा है, तो ये शेष तो होता नहीं है। बिल्कुल सही है ये सवाल भी जो करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कई एक दौर आते हैं जिस दौर में आप कभी तो विचलित होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी उसी बिखरते हुए पल से, उसी खंडित होते हुए समय से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपके अंदर फिर आगे बढ़ने की एक प्रबल चाह उत्पन्न होती है। तब वो जो बीता हुआ समय होता है, वो जो आपको बिखेर रहा होता है, उसे हम चाहते हैं कि वो शेष हो जाए। उस वक्त जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं वो हम चाहते हैं कि वह दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आए। इसलिए ये मेरे अंदर पनपा और तभी लगा था कि नहीं, मैं सच है कि शेष शब्द नहीं होते, वह अशेष है। बावजूद इसके मैंने अपनी कविता संग्रह का नाम रखा शेष होते शब्द, जिसके साथ एक कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता बहुत हद तक आपके दिल की बातें होती हैं, पर यही चीज़ जब आप वैयक्तिक होकर के निर्वैयक्तिक पे जाता है तो वह सबकी बातें हो जाती हैं। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है। इसी ज़िंदगी में हम सुख दुख, धूप छाँव सबको झेलते हैं, सबको जीते हैं और उन्हीं से अपने लिए एक संबल पैदा करते हैं कि हम इसी धरती पे फिर खड़े रहें, क्योंकि उम्मीद और आशा वही जीने की वजह बनती है। कारक चाहे जो भी रहे, समष्टिगत रूप से अगर मेरे अंदर अगर कोई उम्मीद है तो मैं यह सोचूं कि सभी खुश रहें। आपके जीवन में अगर कभी कोई बिखराव आए तो उसे वही छोड़ दें, उसको वही शेष कर दें और अपने कदम आगे बढ़ा लें। बस मेरे अंदर की यही भावना शेष होते शब्दों में है। किताब आपके सामने होगी, आप अगर चाहें तो उसे पढ़ें। और अभी कंचना जी ने जिन किताबों की चर्चा की है वो किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं, आप उनका भी अध्ययन करना चाहें तो वो सर्जक के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उन्हें पढ़ा जाए। भले ही लिखने के समय ये बातें नहीं आती हैं जहन में कि उसे मैं दूसरों के सामने रखूँगी, लेकिन लिख देने के बाद ये अंदर कहते हैं ना कि मानव मन है तो लोभ तो पैदा हो ही जाता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये इच्छा हो कि श्वेता दीप्ति को थोड़ा जानना है या उसे समझना है तो किताबें उपलब्ध हैं, आप उसे ले सकते हैं। आप लोगों का पुनः पुनः आभार सम्मानित मंच का और सभागार में उपस्थित समस्त जन का कि आपने ये सुखद अवसर मुझे दिया है। धन्यवाद।